अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट हमाद सरवर। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कानून जो है हमें किताबों के अंदर तो लिखा हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आता है। आप कभी कानून की किताबें देखें तो आप परेशान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इतने सारे कवानीन हैं, इतने सारे केस जजमेंट्स हैं 1947 से, बल्कि उससे पहले से भी पाकिस्तान की अदालतों की हाई कोर्ट जो ब्रिटिश राज के अंदर थी हाई कोर्ट्स, उनकी भी केसेस की जजमेंट्स आपको मिलेंगी और बहुत सारे कवानीन मिलते हैं। हर आए दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई ऑर्डिनेंस पास हो रहा है, हर रोज़ पार्लियामेंट की तरफ से कोई नए कवानीन बन रहे होते हैं। मगर जब हम इन कवानीन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, जो वर्ल्ड रिपोर्ट एनुअल पब्लिश होती है, उसमें 130th नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बंदे के साथ इस मुल्क में नाइंसाफ़ी हुई है, अगर किसी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हो गया, अगर किसी बंदे का मर्डर हो गया, तो बहुत कम चांसेस हैं कि जो कसूरवार है, जो मुल्ज़िम है, उसको सज़ा मिलेगी। अगर आप बात करें पाकिस्तान के अंदर कन्विक्शन रेट की, तो कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत सारे जराइम के अंदर 5 या 6% से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बंदे ने कोई जुर्म किया है पाकिस्तान के अंदर, तो 95% चांस ये है कि हमारी अदालतों की तरफ से उस मुल्ज़िम को सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि वो बाइज़्ज़त जो है अदालत की तरफ से बरी हो जाएगा, रिहा हो जाएगा। इसके बहुत सारी वजूहात हैं। इसके अंदर हमारे कवानीन का भी मसाइल होंगे, हमारे पार्लिमान के भी मसाइल होंगे, हमारी अदालतों के भी मसाइल होंगे और दीगर अदारों की भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। तो आज इन सारे इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए और कुछ स्पेसिफ़िक लीगल मैटर्स जिसके अंदर हमारी मेडिकल नेग्लिजेंस आ जाती है कि अगर कोई डॉक्टर जो है किसी पेशेंट का गलत इलाज कर देता है, गलत दवाइयाँ दे देता है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान का कानून क्या कहता है और उसके ऊपर जो है फिर वो मरीज़ जो है वो बेचारा जो कि अपने दोबारा इलाज कराने के ऊपर अपने करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए लोग लगा देते हैं, तो कॉम्पनसेशन कहाँ से लेंगे और उस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस चीज़ को आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर मच जाता है कि जी धांधली होगी। तो धांधली असल में होती क्या है और पाकिस्तान का कानून इसके हवाले से क्या कहता है, और इसके अलावा आपसे दीगर चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो फ़ौजदारी के मुकदमात हैं उनके हवाले से। इन सारे मामलात को आज डिस्कस करने के लिए हमारे पास सीनियर लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं, मियाँ आसिफ महमूद साहब। सर, थैंक यू सो मच, आज आपने हमें टाइम दिया। अच्छा मियाँ साहब, हम शुरुआत करते हैं जी अपने प्रोग्राम की मेडिकल नेग्लिजेंस के हवाले से कि जब किसी बंदे के साथ डॉक्टर कोई ज़्यादती कर देता है, तो ये हमें हमारे नाज़रीन को बताएं कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होती है और पाकिस्तान का कानून इस हवाले से क्या कहता है। देखें, मेडिकल नेग्लिजेंस जो है, सबसे पहले जब ये प्रीवियसली डील होता था तो होता था आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर, ठीक है, ऑलमोस्ट 2010 के अंदर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट आ गया, ठीक है जी। तो उससे पहले ये डील होता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो जो आपका पेशेंट है जी, वो अंडर द एम्बिट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर आता था, सही है, और जो हॉस्पिटल और डॉक्टर हैं वो अंडर द एम्बिट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर आते थे। तो पहले ही उनमें डील होता था, लेकिन फिर उसके बाद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आया, एडवांसमेंट आई, नई लेजिस्लेशन हो गई, तो अब जो है एक सेपरेट डेडिकेटेड जो है वो अदारा बन जाता है। अब जो डॉक्टर नेग्लिजेंस, अगर विलफुल नेग्लिजेंस, तो अब नेग्लिजेंस के अंदर भी आप दो आगे आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छा, एक है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस जो होती है ये विलफुल हो सकती है, ठीक, और आइदर ये इनवॉलंटरी भी हो सकती है। अच्छा, यानी कि गलती हो जाए किसी से, ये मिस्टेक हो जाए, सही है। अच्छा, अब ये जो दूसरा फैक्टर है ना मेल प्रैक्टिस का, जी जी, मेल प्रैक्टिस जो है वो अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन, ये मैं थोड़ा क्लियर करूं, वो हमेशा विलफुल होती है, ठीक है। मेल प्रैक्टिस जो होती है, मेल प्रैक्टिस इज एन एक्ट विच इज डन अंडर द मेलिशियस आप इंटेंट कह लें, बिल्कुल ठीक है, हो गया, फॉर दी पर्सनली लीगल गेन्स एंड व्हाट्सएवर। इसकी मिसाल ये है, देयर इज अ मेडिको फार्मा नेक्सस इन पाकिस्तान, बिल्कुल सही है, फार्मास्यूटिकल और डॉक्टर, लैब्स एंड डॉक्टर, सही है, they have a nexus,
अच्छा। फॉर द इलीगल गेन्स, जितनी आपने फार्मा देखी हैं, ठीक है जी, आप जितनी बड़ी फार्मा के नाम देंगे, मतलब बड़े नाम है, मैं अभी लंबी लिस्ट है पाकिस्तान में, मोर और लेस 1800 फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर लिस्टेड एंड रजिस्टर्ड। बिल्कुल सही। ओके, अच्छा, ये बिलियंस ऑफ रुपीस का बिजनेस करते हैं। आप ये बिजनेस कैसे करते हैं? दे हैव अ सिमिलर बिजनेस मॉडल। ये डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इनके मेडिकल रेप्स, और वो जाकर डॉक्टर्स को पुश करते हैं, डॉक्टर्स को किक्स बैक देते हैं, डॉक्टर्स को फॉरेन ट्रिप्स देते हैं, फॉरेन विजिट्स देते हैं, डॉक्टर मलेशिया जाते हैं, डॉक्टर यूरोप जाते हैं, डॉक्टर उम्रों पे जाते हैं, डॉक्टर हज करते हैं इनके पैसों से, ठीक है, डॉक्टर्स के घरों में दूध आते हैं, डॉक्टर के बच्चे जाते हैं स्कूलों में इनकी गाड़ियों पे। और ये मैं आपको वैसे नहीं, मतलब को बियॉन्ड द रियलिटीज या बियॉन्ड द स्टेटिस्टिक्स बात नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है, अब आप कोई नेक्स्ट प्रोग्राम रख लीजिएगा, मैं आपको स्टैटिस्टिक दे दूंगा कि कितने डॉक्टर्स के साथ क्या क्या लेन देन हो रहे हैं। सही है। हाँ जी, नेट अमाउंट दी जाती हैं, चेक्स दिए जाते हैं, ठीक है जी, टू प्रेस्क्राइब मेडिसन ऑफ दैट पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी। सही। ठीक है, जितने आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनके जो वार्ड्स के अंदर जितने आपके HODs होते हैं, हाउस जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जी जी, उनको एक मैं आपको वाकया बताता हूँ। ये 90s का एक वाकया। अच्छा, आप इस वाकया से अंदाज़ा लगा लें कि ये 80s का लास्ट है, 90s के स्टार्ट में कंपनी है, एक पर्टिकुलर मेडिसिन जो है वो लॉन्च करती है, और 8 से 9 HODs लाहौर के टीचिंग हॉस्पिटल से उठाए जाते हैं, और उनको जो उस वक्त की लेटेस्ट मॉडल कार थी अप्लाइड फॉर, वो डिलीवर की जाती है। अच्छा, ठीक है जी, तो ये उनका बिजनेस मॉडल है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फार्मा कंपनीज विद डॉक्टर मेडिक्स डॉक्टर, ये एक नेक्सस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये तो डॉक्टर्स तो जब वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पेरोल पे हैं, तो वो तो पेशेंट्स को हमेशा दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे। हाँ, आप इस पे भी आ जाएं। आप एक इंटरनेशनल जो है वो इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये बोला जा रहा है कि 70% जो प्रेस्क्रिप्शन है पाकिस्तान में वो ओवर मेडिकेटेड है। उसमें ये क्या होता है कि वो मेडिसिन भी आपके पेशेंट को दी जा रही होती है जिसकी मतलब ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ किया, अभी मैं पिछले दिनों एक पेशेंट देख रहा था, एंड शी वाज अ फीमेल पेशेंट एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रोएंटाइटिस, यानी उनका पेट ख़राब था। अच्छा, वो डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर उनको गैस्ट्रोएंटाइटिस के लिए एंटीप्रोटोजोल तो देता ही है, लेकिन वो उसके साथ उनको एक PPA एजेंट होता है, जिसे आप आम ज़बान में ओमेगा मेप्राजोल वगैरह कैप्सूल, एसमेप्राजोल, वो ओमेगा होता है, ठीक है। अच्छा, वो भी साथ दे देते हैं। सही। तो मैं वो प्रेस्क्रिप्शन देख रहा था, तो मैंने कहा कि मतलब हाउ PPA इज रेलिवेंट इन दैट केस। बहुत सारे डॉक्टर भी देख रहे होंगे, जी जी, तो वो हमें बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि गैस्ट्रोएंटाइटिस में PPI का क्या रोल था। ठीक है, सो दिस इज द फैक्टर। अच्छा, होता ही है कि आपको डॉक्टर ने दवाई लिखी है जी, ठीक है, और वो साथ में कोई मल्टीविटामिन तबरक के तौर पे दे दे एक एंटीबायोटिक उसने लिखा है, ठीक है। अब एंटीबायोटिक आगे सब टाइप्स हैं, 3 से 4 किस्म की। अच्छा, मैं थोड़ी सी, आपको शायद लग रहा होगा कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो मेडिकल वाली ज़्यादा बोल रहा हूँ या कुछ इस तरह की, तो इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ भी है, क्योंकि आई एम राइटिंग अ बुक, इट्स इन द फाइनल स्टेज, मेडिकल नेग्लिजेंस एंड मैलप्रैक्टिस लॉज इन पाकिस्तान। अच्छा, तो इस पर मैंने काफ़ी फिर की है। तो सर इस पे जो पाकिस्तान का कानून है, क्या वो इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है ये PMDC की तरफ से या बाकी दारों की तरफ से, कि डॉक्टर्स जो है वो इस तरीके से फार्मास्यूटिकल कंपनी से गिफ्ट्स नहीं ले सकते? 2007 के अंदर जी, फर्स्ट टाइम मेडिक्स फार्मा नेक्सस के अगेंस्ट एक एक्ट ड्राफ्ट हुआ था। अच्छा, ये मैं आपको माजी की तला देता हूँ, ठीक है। ये एक्ट ड्राफ्ट हुआ था, उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो CM थे चौधरी परवेज़ लाई, सही। और एक्ट ड्राफ्ट हुआ था असेंबली के फ्लोर पे टेबल होने से पहले, जो उनकी ये जो कैबिनेट डिवीजन में वो पड़ा रहा, और फिर वो आज तक ही पड़ा हुआ है। सही। वो 2018 के अंदर CM आए बुज़दार, जी, उससे पहले 13 के अंदर CM आए शहबाज शरीफ। ये बिल हमारी असेंबली की राहदारियों में बहुत टाइम गया, सही, 3 to 4 टाइम गया, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस है कि ये डरते हैं और उसको हाथ नहीं डालते। इसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। उसकी वजह ये बता देता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप अददी अक्सरियत की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की, जो अफरादी कुव्वत की अगर आप बात करें, इसलिए आपको पता है उनको कोई हाथ नहीं डालता हूँ तो सब डरते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जो अगली अफरादी कुव्वत है, सरप्राइजिंगली एंड एस्टोनिशिंगली, वो है मेडिकल
फील्ड में। आपका जो ग्रैंड हेल्थ अलाइंस है ना, ग्रैंड हेल्थ अलाइंस, उसका जो एक्टिव मेंबर है वो इस वक्त 7.5 लाख के करीब है। अभी 2 से 3 साल पहले वो 5.5 लाख था। ठीक है, इसके बाद टीचर्स की भी एक अच्छी तादाद है। और बात अब ये दूसरी तरफ जा रही है, तो अक्सर यह सुना जाता है कि मतलब लायर्स की जितनी बड़ी तादाद है, लेकिन लायर्स सबसे बॉटम पे हैं। 2.25 लाख वकील है मुल्क में। हाँ जी। अच्छा, इसमें सर ये बताएं कि अगर किसी डॉक्टर ने जी किसी मरीज का गलत इलाज कर दिया या गलत दवाई दे दी है जी, तो अब वो मरीज के पास क्या कानूनी रेमेडी है, वो कैसे उस डॉक्टर के खिलाफ या हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ रेमेडी, ये एक लॉ का मैक्सिम है, लॉ ऑफ द टॉर्ट्स का। सो इधर भी वो ठीक है मामला। उसमें ये था कि मैंने जैसे पहले आपसे जिक्र किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पहले डील किया जाता था इन मैटर्स को, लेकिन अब चूंकि एक डेडिकेटेड पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आ गया, अभी जो भी जिस मरीज को कुछ इस तरह का इशू है वो ये समझता है कि उसको मेल ट्रीट किया गया, ठीक है, और उसको मिसट्रीट किया गया, उसको जो उसके इलाज के अंदर नेग्लिजेंस बरती गई है, तो उसके पास सबसे पहला जो फॉर्म है कोई अल्हम्दुलिल्लाह 10 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाता है, और वो डाउनलोड करके आप उसके अंदर अपनी वो तमाम जो अपनी क्वाइफ हैं और जो आपका इलाज हुआ, जिस हॉस्पिटल में हुआ, जिस डॉक्टर ने किया, वो साथ लगाएंगे। साथ अगर कोई आपके पास प्रेस्क्रिप्शन हैं वो साथ लगाएंगे, और ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के ऑफिस गार्डन टाउन में आप जमा करवाएंगे, अहमद ब्लॉक में। ठीक हो गया जी। ये उसके ऊपर उसकी हियरिंग करेंगे। उसके बाद अगर वो ये समझते हैं कि डॉक्टर वाज दी उसने ये नेग्लिजेंस की है, ठीक है, एंड ही हेल्ड गिल्टी, तो देन वो उसको जो भी पनिशमेंट है वो तो वो देंगे पुनिटिव साइड पे, लेकिन ऑन द अदर साइड कंपनसेशन साइड के ऊपर आप उसके बाद फिर रिकवरी, सूट फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस कर सकते हैं सिविल कोर्ट। सही, वो बाद में फाइल होगा इसके बाद। हाँ, जब ये डिक्लेयर हो जाएगा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से कि हाँ डॉक्टर गिल्टी है, इसने नेग्लिजेंस की है, मेल प्रैक्टिस हुई है, देन आप डैमेजेस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, डैमेजेस का जो है वो आपको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भी दे देगा। अच्छा, लेकिन उसकी रिडक्शन या इंक्रीज के लिए या फर्दर रिकवरी के लिए आप सिविल कोर्ट से भी रिज्यू कर सकते हैं। तो इसमें सर डैमेजेस जो है जो अदालत की तरफ से या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से जो मिलते हैं, वो कितने डैमेजेस मिल जाते हैं? ये एक पिछले दिनों एक केस बड़ा वायरल हुआ था कि एक डॉक्टर के पास, एक आई डॉक्टर के पास एक मरीज़ा गई जी, और उन्होंने शिकायत की कि जी मेरा जो था इलाज उन्होंने सही नहीं किया। बाद में वो अपना इलाज कराने यूके चली गई, तो उसके भी पैसे उन्होंने डॉक्टर से लिए, उसके अंदर पुलिस में इन्वॉल्व हो गई। वो तो हमारी मशहूर एक मैडम है ASP साहबा, जी जी वो पता नहीं ASP ज़्यादा है या टिकटॉकर ज़्यादा है, तो वो तो उनका मैटर था ना, मैडम नकवी साहबा का। तो वो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके तो उनको प्रेशराइज किया और फिर उनसे पहले कंपनसेशन लेके दी, फिर उसके बाद उन्होंने उनसे और ज़्यादा अमाउंट रिकवर करवा के दी। वो तो लीगल नहीं था ना, वो तो एक मतलब आप ये कह लें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो इस मुल्क में चल ही रहा है। तो इसमें क्या डॉक्टर से कितनी कॉम्पनसेशन ले सकते हैं आप? देखिए, वो डिपेंड करता है आपका जो क्वांटम ऑफ द डैमेजेस है ना, वो तय करना होता है आपकी कोर्ट ने। सही है, ठीक है जी, वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन करेगा। उसके बाद आप उसको, जैसे मैंने पहले कहा कि आप मुझे सेटिस्फाइड नहीं है या आप उसमें कोई इंक्रीज चाह रहे हैं, या जो डॉक्टर है जिसके खिलाफ ये फैसला आया पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का, वो उसमें डिक्रीज चाह रहा है, तो वो सेशन कोर्ट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी फैसले पंजाब हेल्थ केयर कमीशन करेगा, उनकी जो अपील है वो डायरेक्टली सेशन कोर्ट में होगी, और सेशन जज साहब खुद सुनते हैं। आगे किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी केस रेफर नहीं होता, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब सुनते हैं। अच्छा सर, ये जो केस चलता है फिर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के अंदर केस चलता है, इसकी क्या टाइमलाइन है? कितनी देर में इसका फैसला हेल्थ केयर कमीशन कर देती है? वेल मेरे ख्याल में टाइमलाइन तो इसमें स्पेसिफाइड नहीं है। उनके जो एक्ट है उसमें भी टाइमलाइन स्पेसिफाइड नहीं है, CPC में भी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि जो वो कोड फॉलो करते हैं वो CPC का करते हैं। ठीक है, तो उसमें टाइमलाइन तो स्पेसिफाइड नहीं है। बहुत सारे केसेस में साल 6 माह लगते हैं, कोई 2-3 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसमें रिलीफ मिलता है लोगों को यहाँ पे? डेफिनेटली मिलता है, मिल रहा है। ठीक है, और क्या हॉस्पिटल के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल, इसी जैसे मैंने आपको बताया ना, वहाँ पे जो फार्म है वो 2 टाइप का फार्म होगा। एक होगा सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट, हॉस्पिटल के अगेंस्ट, एक होगा डॉक्टर के अगेंस्ट, मालिज फिजिशियन के अगेंस्ट। तो ये 2 टाइप का फार्म होगा, कंप्लेंट फार्म। वो उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। तो जो भी पेशेंट है, जो भी मुतासरा अफरीक है, जब वो अगर कंप्लेंट करना चाहे, अगर उसमें उसने डॉक्टर के अगेंस्ट करनी है तो फिजिशियन कंप्लेंट फार्म निकल आएगा। अगर
हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट करनी तो वो उसका भी निकला। अच्छा, इसके अंदर सर लोगों का एक अक्सर ये सवाल होता है, क्वेश्चन ये होता है कि जब आपने डॉक्टर के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर दी जी, तो डैमेजेस तो आपको मिल गए, जी, उसके बाद जो आगे आपने फर्दर इलाज कराना है दोबारा उसकी रिकवरी कराने के लिए, क्या वो उस इलाज के पैसे भी मिल सकते हैं उस बंदे को? देखिए मैंने जैसे पहले बताया ना, वेयर देयर इज़ अ रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। पहले ये देखना पड़ेगा कि उनका जो मर्ज़ है, जी, देखिए अगर तो वो डिज़ीज़ कोई ऐसी है जो कि एक मतलब चली आ रही है पहले से, नॉट कॉज्ड बाय दी मेल ट्रीटमेंट, बिल्कुल ठीक है। अगर तो मेल ट्रीटमेंट की वजह से वो डिज़ीज़ एग्रावेट हो जाती है या वो डिज़ीज़ जो है वो बिनाइन हो जाती है लंबा चलने के लिए, तो फिर तो एक अलग सूरत हाल डेवलप होगी। वो फिर कमीशन देखेगा, वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं वहाँ पे, तो वो उस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि इधर जो स्टेटस ऑफ द डिज़ीज़ है इट इज़ कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस और मेल ट्रीटमेंट या कि वो पहले से था। बिल्कुल सही है। तो अगर तो वो उन्होंने काज किया डॉक्टर की नेग्लिजेंस ने, तो देन फिर वो प्रोसीड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। अदरवाइज तो फिर ठीक है, वो पहले बीमारी थी, उसने इलाज तो कराना ही था, डॉक्टर को जो उसकी नेग्लिजेंस की वो डैमेजेस या सज़ा मिलेगी। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताएं कि एक डॉक्टर ने एक पेशेंट का इलाज किया, कोई सर्जरी की या उसको दवाइयाँ दी, जिसके बाद पेशेंट जो है उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो क्या डॉक्टर के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं? हाँ जी, अब यहाँ पे ये सवाल दोबारा मैं जो पहले किया है, जी जी, अगर तो ये प्रूव हो जाता है ठीक है, कि ये जो ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ होगा तो पोस्टमार्टम होगा, बिल्कुल सही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर तो ये चीज़ आएगी कि जो मेडिसिन दी गई है या जो वे ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्ट किया गया है जी, अगर तो ये उसकी वजह से हुआ है, बिल्कुल सही है। तो फिर ऑब्वियसली उनके पास उनके ऊपर सेक्शन 322 या 320, ठीक है, डेथ काज्ड बाय नेग्लिजेंस, सही है, उसका जो है वो केस हो सकता कत्ले खता जिसको हम कहते जी, हैं, कत्ले, वो केस हो सकता है। हो गया, ठीक है, 322 लगेगा उसमें। ठीक है जी। नाजरीन, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू सुनी मेडिकल नेग्लिजेंस के हवाले से, और आपको ये भी पता लगा कि अगर डॉक्टर जो है वो किसी मरीज़ का गलत इलाज कर देता है, गलत सर्जरी कर देता है, या हम अक्सर हमें स्टोरी सुनने को मिलती हैं कि जनाब डॉक्टर ने सर्जरी की और बाद में पता लगा कि जो सर्जरी के जो आला था, जो कैंची थी, जो छुरी थी, वो मरीज़ के जिस्म के अंदर ही रह जाती है। तो इस तरह के सारे मैटर्स के अंदर जो है आप केस कर सकते हैं अपने डॉक्टर के ख़िलाफ़। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के अंदर आप कंप्लेन कर सकते हैं, और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो उस डॉक्टर को सज़ा भी देगी, उसका लाइसेंस भी कैंसिल करेगी, और जो मरीज़ है उसको कॉम्पनसेशन भी वो देते हैं। तो एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फे के बाद अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर विद हमाद सरवर, और आज हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ आसिफ महमूद साहब। अच्छा सर, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं, आजकल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ भी इलेक्शन हो रहे होते हैं तो शोर मच जाता है कि जी धांधली होगी, धांधली होगी। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन अभी चल रहे हैं GB के अंदर, कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन के जो कानून हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, धांधली होती क्या है और कैसे इसको साबित किया जाता है। खैर, ये आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप ये बताएं कि धांधली क्या होती है। धांधली को अगर आप डिफाइन करना चाहें ओवरऑल इन जनरल, तो 3 स्टेप्स में धांधली हो सकती है। वन इज़ द प्री पोल रिगिंग, और एक है विद इन द पोल रिगिंग, और थर्ड आपका आ जाता है पोस्ट पोल रिगिंग। ठीक है। तो जो प्री पोल रिगिंग है उसके अंदर जैसे कि अभी शिकायत आ रही हैं कि KP के गिलगित के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी को स्नब किया जा रहा है, उनके लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा, कैंपेन नहीं करने दी जा रही। ठीक है। ये उस पार्टी का दावा है। और दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनके कंपटीशन में कंपेटिटिव जो हैं उनको जो है कंपेटिटर्स को एक प्रॉपर जो है वो एनवायरनमेंट दी जा रही है, और ये भी इल्ज़ाम के मतलब सरकारी जो है वो कुछ उनके ऊपर रिसोर्सेज भी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। व्हाट्सएवर इस तरह के इल्ज़ामात हमेशा पाकिस्तानी सियासत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी हैं। अगर आप किसी अदर कंट्री अमेरिका को भी ले लेंगे तो आपको यही इल्ज़ामात सुनने को मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको जो है वो हमेशा से एक जो है कि मतलब इस तरह की खबर मिलेगी कि नहीं जी अमेरिका के अंदर जो है वो इलेक्शन बड़े साफ शफाफ है। नहीं, अमेरिका के अंदर भी जो कैंडिडेट हारता है तो वो यही इल्ज़ाम लगाता है कि रिगिंग हुई है। ठीक है जी। और so on with Pakistan, so on with India and any other democratic country where there is the election, there is rigging. अब ये थी वो
प्री पोल रिगिंग। विद इन पोल रिगिंग ये होती है कि आप जो है वो विद इन दी पोलिंग आप बैलेट बॉक्स मैनेज कर लें, आप जो है वो वोटर को एट द टाइम उस वक्त कोई लालच दे के वोट ले लें, ठीक है जी, वो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। या कोई डरा धमका के ले लें, या कोई पोलिंग जो स्टेशन है उसको जो है वो हाईजैक कर लें, ठीक है जी, इस तरह की चीज़ें। पोस्ट पोल रिगिंग फिर इसके बाद एक नया अब आ जाता है अगला स्टेप। उसमें ये होता है कि आप काउंटिंग के अंदर इश्यूज कर लेते हैं। आप जैसे अभी पिछले इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मसला चलता रहा कि फार्म 47 बिल्कुल, तो उसमें ये था कि जो फार्म 45 है उसमें रिजल्ट और है, जो 47 में उसमें बदल गया है। तो ये दिस इज दिस वाज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ द पोस्ट पोल रिगिंग। बिल्कुल ठीक। सो दीज आर द थिंग, बट इन जनरल वो बात वहीं पे आ जाती है कि जो कैंडिडेट हारेगा वो ये बोलेगा कि रिगिंग हुई है, जो जीतेगा वो कहेगा जी शफाफ इलेक्शन हुआ है। सो ये हिस्ट्री है, ये वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री है, नॉट विद द पाकिस्तान। अच्छा सर, इसमें ये होता है कि जब भी इलेक्शन के बाद फिर ये केसेस जो रिगिंग होती है या कोई भी इस तरह का मामला होता है, तो जो हारने वाला कैंडिडेट है वो ट्रिब्यूनल की तरफ रुजू करता है कि जनाब ये जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है ये इसको स्टे दिया जाए या री इलेक्शन हो या क्या हो। तो उसमें क्या अदालतें क्या करती हैं? वो स्टे देती हैं या वो री इलेक्शन की कॉल देती हैं? क्या करती हैं हमारी अदालतें? देखें, अदालत ने अगर स्टे देना है तो सबसे पहले उसमें 2 से 3 चीज़ें अदालत के सामने बड़ी जो है वो आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंकरेंट एविडेंस देंगे कि ये रिगिंग हुई है। अदालत स्टे की अगर आप बात करें तो अदालत स्टे पब्लिक एक्सचेकर की एक बहुत बड़ी अमाउंट खर्च हुई है इलेक्शन के ऊपर, तो अदालत उस प्रोसेस को स्टे नहीं कर सकती। ठीक है, एक बंदा जीता है उसमें अगर रिगिंग हुई है नहीं हुई है सेपरेट इशू है। इलेक्शन हो गया, पैसा लगा, पब्लिक आई, वोट डला, ठीक हो गया जी। अब जो रिजल्ट आया उसकी काउंटिंग में मसला था, या प्री पोल, विद इन पोल या पोस्ट पोल रिगिंग किसी भी मरहले पर अगर हुई है तो जिस कैंडिडेट को इशू है वो कोर्ट में अगर जाता है कि जी ये मैंने एप्लीकेशन दी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80-90% स्टे तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिटीशन फाइल होती है। सही है। अब जज और कोर्ट इस बात का वेट कर रही है कि एविडेंस आए। पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम जो है हमारा, वो सिस्टम है एविडेंस बेस्ड जुडिशियल सिस्टम। Judges are bound to decide the matters on the basis of the evidence available on record। बिल्कुल ठीक है। अगर आप उनको एविडेंस नहीं देंगे तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो केस पड़ा रहता है, 2 साल 3 साल पड़ा रहेगा केस। अगर वहाँ चल रहा है, डेट डाल रही है, लेकिन एक कैंडिडेट जो जीत गया था उसने हलफ ले लिया, वो असम्बली में चला गया, जो बाहर है वो शोर करता रहता है कि जी रिगिंग हुई है, रिगिंग हुई है, रिगिंग हुई है, रिकाउंटिंग करें, इलेक्शन मुअत्तल करें। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि इल्ज़ामात आते जाएं और आप पूरा इलेक्शन मुअत्तल कर दें। जनरल इलेक्शन हुआ है, फिर उसके बाद दोबारा करें, फिर करोड़ों रुपए लगाएं। सो दिस इज नॉट फिजिबल। हाँ, जिसने इल्ज़ाम लगाया है एज पर लॉ, बिल्कुल दी प्रूफ जो है वो उसके शोल्डर्स पे है कि वो प्रूफ करे। बिल्कुल, अगर वो करेगा तो इलेक्शन मुअत्तल हो सकता, नहीं तो ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, इसके अंदर एक चीज़, इसके साथ अगला जो एक इशू हम देखते हैं इलेक्शन लॉज के अंदर जी, वो है मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला, जो कि पाकिस्तान की अदालतों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है चलती रहती है कि जी ये मेंबर जो है ये सादिक और अमीन नहीं, आर्टिकल 62 और 63 की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। तो सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि सादिक और अमीन जो है कानून उसको कैसे डिफ़ाइन करता है, और क्या वो जो 62 और 63 की रिक्वायरमेंट है, क्या कोई पाकिस्तानी इतना सादिक और अमीन है कि वो 62 और 63 पे पूरा उतरेगा? तो ना करे फिर इलेक्शन, फिर तो कोई भी इलेक्शन ही लड़ेगा। तो ना करे फिर, ना वो बिजनेस करे फिर, वो कोई और काम कर ले। आप इलेक्शन में आ रहे हैं और एक बड़ा कॉमन ये मुझे सुनने को मिलता है कि जी इस तरह तो कोई भी असेंबली में सादिक और अमीन है। भाई सादिक और अमीन होने की सिंपल सी बात है, सीधी, वो ये है कि आपने एफिडेविट दिया, आर्टिकल 63 में डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, ठीक है, ठीक हो गया। जो आप सादिक और अमीन की बात कर रहे हैं, आपने एक एफिडेविट दिया कि मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर ये कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, मैं किसी और मुल्क की नेशनलिटी नहीं रखा, मैंने दूसरी शादी नहीं की हुई, अगर की है तो वो लिखो कि मैंने की है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा सारा कुछ है, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरे नॉमिनेशन पेपर है, ये मेरी एसेट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो क्या बड़ा क्या है इसमें?
आप कह रहे हैं कि नहीं पूरा नहीं उतरता, तो भाई क्यों नहीं उतरता, फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अ पर्सन who is going to contest election and who is going to sit in assembly in the legislature, he is one in his constituency, वो अपने हलके में से एक है, वो कितने लाख लोगों का वोट लेके आया है, वो कितने लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। वो अगर सादिक और अमीन नहीं है, वो आके झूठा हलफनामा साइन करता है, तो उसको कोई हक ही नहीं है वहां बैठने का। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मजाक है? करारदादे मकासद मजाक है? दो कौमी नजरिया मजाक है? लाखों कुर्बानियां दे के हमारे बावजूद इंडिया छोड़ के यहाँ पे आए, वो मजाक है? आज इसको मजाक बना दिया 62 और 63 को। हर दूसरा बंदा उठ के कमेंट्री करने बैठ जाता है कि जनाब जी कोई पूरा नहीं उतरता। तो भाई क्यों बैठते हो, ना बनाओ ना असेंबली। कोई पागल था जिसने 62 63 ऐड की कॉन्स्टिट्यूशन में, आपकी कानून साज असेंबली, आप समझते पागल थे वो? नहीं। अच्छा, उसके अंदर से उन्होंने कुर्बानियां दी इधर आने के लिए। उसके अंदर ये भी है कि वो बंदा जो है वो इस्लामी तकाज़ों को भी पूरा करेगा। तो भाई आप मुसलमान, उसके लिए कानून क्या कहता है कि किस तरह का मुसलमान होना चाहिए? जी जी, आप मुसलमान है, बिल्कुल सही, नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अभी रिसेंटली अगर आप अलाउ करते हैं तो मैं थोड़ी सी मिसाल ही दे देता हूँ आपको, साथ में लाइव एग्जाम्पल दे देता हूँ जो चल रही है आजकल। जी जी, ठीक है जी। साकिब चद्दड़ हैं जिनकी मैंने अभी फाइल की है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, यू आर ड्यूली मैरिड, यू हैव 2 वाइफ, ठीक है, तो आपको तीसरा रिश्ता रखने की जरूरत पड़ेगी जी। तो अगर आपने रखा है, जायज क्यों नहीं कर लेते यार? शादी करो, निकाह करो। मैंने मना किया? इस्लाम ने मना किया? आप बता दें, इस्लाम ने मना किया? बिल्कुल नहीं, इस्लाम ने तो मना नहीं किया। तो आप 4 कर सकते हो ना। हाँ जी। आपकी दो बीवियां हैं घर में, तीसरी आपने बाहर गर्लफ्रेंड रख ली। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद कह रहे हैं, ये पहली बात मैं क्लियर कर दूं, वो खुद कह रहे हैं, उनके वकील ने भी माना, उन्होंने खुद माना कि दैट ही हैव हैड अ रिलेशनशिप विद द मोमना इकबाल। ठीक हो गया। अगर उनकी रिलेशनशिप थी, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थी, बिजनेस क्लास टिकट थे, इंटरनेशनल होटलिंग हुई, 5 स्टार होटल में स्टे किए, उनको 15 करोड़ रुपए के गिफ्ट दे दिए, आप कहते हैं 1 2 3 या 4 करोड़ नहीं, इससे 3 गुना ज्यादा, यानी 10 से 12 करोड़। आपने कहा मैं नहीं कह रहा, तो आपने ये गिफ्टिंग की मैसिव, बिल्कुल ठीक है, नोटोरियस गिफ्टिंग की, किस लिए? उसने गन पॉइंट पे लिए। मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं करता, उसको बकौल उसके बाद में पता चला कि ये मैरिड है तो उसने अपनी रास्ता अलग कर लिया, ठीक है। ये कहते हैं कि वो पहले से मैरिड थी। एक चीज़ यहाँ भी क्लियर कर लें कि वो अगर पहले से मैरिड थी तो तलाक हो गई थी। हाँ, अगर उसका जुर्म भी उतना ही कबीरा गुनाह होता अगर वो मैरिड होती और अफेयर रखती, बट यू आर ड्यूली मैरिड एंड यू आर हैविंग एन अफेयर। हाँ जी। और फिर आप उसको ये भी झूठ बोल रहे हो कि मेरा फेब 2024 में इलेक्शन है, तब तक रुक जाओ, फिर निकाह कर लेंगे। ठीक हो गया। विद इन दैट टाइम आप उसे गिफ्टिंग कर रहे हो। अब मेरी जो एप्लीकेशन है, मैं ये सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर 2023 और 24 के नॉमिनेशन पेपर इसने दिए हैं, जो कि दिए हैं, बिल्कुल सही है, और उनकी अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स है वो अगर टैली करती है उसके साथ जो उसने उस 23 और 24 में खर्चे किए और इनकम जो आई वो अगर टैली करती है तो दैट्स इट। नहीं करती तो फिर अल्लाह के फजल से घर जाएंगे, डिस्क्वालीफाई करा देंगे, 100% होगा। बिल्कुल सही है। पहले फैसल वाडा भी हुए, उन्होंने यही लिखा था ना कि दैट मैं हल्फन इकरार करता हूं कि मैं किसी दूसरे मुल्क का शहरी नहीं हूं। ओके, ये 18 जून 2018 को फैसल वाडा साहब ने एक एफिडेविट दिया इलेक्शन कमीशन के अंदर। ठीक हो गया। 25 जून को 7 दिन बाद उन्होंने एप्लीकेशन दी अमेरिकन एम्बेसी कराची के अंदर कि मेरी नेशनलिटी रिवोक कर दी जाए। इसका क्या मतलब बनता है कि 7 दिन पहले जब आप हलफ दे रहे थे ना, लिख के साइन करके, उस वक्त आप अमेरिका के नेशनल थे। 25 तारीख को उन्होंने रिसीव की और फिर उन्होंने कुछ टाइम लगाने के बाद उनकी जो है वो नेशनलिटी रिवोक की। माय पॉइंट दैट टाइम, माय पॉइंट वाज दैट कि 18 तारीख को जब आपने हलफ लिया तो वो झूठा था, और फिर मुझे 30 महीने लग गए वो साबित करते हुए।
लेकिन अल्टीमेटली वो साबित हो गया कि ये झूठा था और फिर उनको ताहयात नहल कर दिया गया। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने अपील की। अपील में हमारे मौजूद जो थे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब बैठे हुए थे, उनको कोई खास तरस आ गया उस पर कि नहीं एक झूठ बोलने की इतनी सजा नहीं होनी चाहिए। लॉ कहता है वन साला है रिजॉल्व इज लाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फरमाते हैं कि नहीं इतनी सजा नहीं होनी चाहिए, आप इसको एक असम्बली की जो टर्म है उस तक डिस्क्वालीफाई रखें। और ये लॉ सेटल हो गया पाकिस्तान में। खैर उसके रिव्यू के लिए भी हम जाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि उसको भी रिव्यू, यानी कि वो एक टर्म तक के लिए नहीं है, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाँ, जो उमर अता बंदयाल साहब ने जजमेंट रेंडर की थी उसमें फिर उन्होंने ये कहा था कि जो बंदा जिस टर्म में झूठ बोलेगा उस टर्म तक के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये नहीं होना चाहिए। फिर अगर उसने झूठ बोला है, वो सादिक और अमीन नहीं रहा है, तो फिर उसे तायात फारिग करें ना असेंबली से। मतलब वो क्या अगले दिन वो पाक दामन साफ हो क्या जाएगा। अच्छा सर, ये साकिब चद्दड़ की जो आप बात बता रहे हैं कि जी साकिब चद्दड़ ने ये क्लेम किया कि जी मैंने 15 करोड़ रुपए की गिफ्ट्स दी हैं जी, तो अगर वो चीज़ क्या वो उनकी जो स्टेटमेंट है जी जो ये जो इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स की स्टेटमेंट होती है उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट होती है ये चीज़ें? देखें, वो सबसे पहले मैं अभी एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ, मैंने वो इलेक्शन भी लड़ा था 2 हल्कों से। तो उसमें जो हमने नॉमिनेशन पेपर दिए थे वो सारे पब्लिश हुए थे इलेक्शन कमीशन की साइट के ऊपर। वो मैंडेटरी भी है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। सही है। Election Commission is bound to publish all the said nomination papers and the statement of the assets of the parliamentarians in the Gazette of Election Commission annually। हर मेंबर ने, हर पार्लियामेंटेरियन ने अंडर सेक्शन 137 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 अपनी स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट और अपने तमाम जो इखराजात और इनकम के हिसाब है वो देना है। बिल्कुल ठीक है। अंडर सेक्शन 38 में इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश करना है। अब इस दफ़ा इन्होंने पब्लिश नहीं किया और मैंने वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को भी दरख्वास्त दी है कि जनाब आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। और मैंने परसों इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास खुद पेश होकर वो दरख्वास्त दिया कि जनाब आपने ये नहीं किया, ये काम करें। वो अब उन्होंने अपनी जो है वो लीगल ब्रांच को भेजी है एप्लीकेशन मेरी रिसीव करके, और अब वो देखते हैं वो क्या करते हैं। अब वो जब पब्लिश कर देंगे या मुझे पर्टिकुलरली इस मेंबर की, जो मेंबर सब्जेक्ट टू द मेंबर मैंने दी है एप्लीकेशन, वो अगर वो दे देते हैं, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली देना पड़ेगा वरना फिर हम कोर्ट से रिव्यू करेंगे और इनसे लेंगे, तो फिर टैली किया जाएगा। बिल्कुल कि ये जो इन्होंने 12-14 करोड़ रुपए की जो गिफ्टिंग का बोला, इंटरनेशनल टूर्स का, ट्रेवल्स का, होटलिंग का, बाकी सारी जो चीज़ें बोली, आया वो उनकी जो मीन्स हैं, मीन्स ऑफ द इनकम हैं, वो उनके साथ टैली करते हैं या नहीं करते? अगर नहीं करते तो देन इट इज द क्लियर केस ऑफ द एसेट बियॉन्ड मीन्स। बिल्कुल, जिससे पहले एक वजीर आजम घर जा चुके हैं। हाँ जी, ठीक है, एक एमपी भी जा सकते हैं घर, क्यों नहीं सर, आगे पहले गए हैं लोग। अच्छा, उनके ऊपर अभी एफआईआर भी हो गई है। हाँ जी, तो अगर किसी सिटिंग एमपी के खिलाफ एफआईआर हो जाए जी, तो क्या वो भी डिस्क्वालिफिकेशन की एक रीजन बन सकती है? नहीं, इल्जाम तो किसी पे भी लग सकता है। बिल्कुल सही। अगर इसी एफआईआर में वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर 100% डिस्क्वालीफाई, फिर 100% डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक। अच्छा सर, फाइनल चीज़ हमें ये बताएं कि अगर कोई जो इलेक्शन कंटेस्ट करता है, कोई पॉलिटिशियन जी, वो अपनी इनकम टैक्स स्टेटमेंट के अंदर जो रिटर्न आप जमा कराते हैं उसके अंदर कोई वो गलत बयानी कर देते हैं, क्या वो भी डिस्क्वालिफिकेशन? वो डिस्क्वालिफिकेशन का जरिए बनती है। क्योंकि वो जो की थी आपने नॉमिनेशन पेपर या स्टेटमेंट ऑफ एसेट दी थी, उसके साथ एक हलफ दिया है कि मैंने जो नॉमिनेशन पेपर दिए हैं ये मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर बोलता हूं कि ये मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक बिल्कुल ठीक दिए हैं। तो आपका मतलब है आप मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, और आप हलफ ले रहे हैं अल्लाह के नाम पे, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, और फिर झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आपको, तो मैं कहता हूँ मुल्क बदर ही कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये बताएं हमें कि अभी हम बात कर रहे थे आर्टिकल 62 और 63 की जी, तो इन आर्टिकल्स के अंदर कानून ये भी कहता है, पाकिस्तान का आइन, के जो भी बंदा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, मेंबर बन रहा है नेशनल असम्बली का या प्रोविंशियल असम्बली का, वो बद किरदार नहीं होना चाहिए और गुनाह कबीरा से बचता हो और इस्लाम की तालीमात का उसको इल्म होना चाहिए। तो ये आपको नहीं लगता कि ये बहुत सख्त क्राइटेरिया है, और इसको हम साबित कैसे करेंगे इस चीज़ को? क्यों सख्त क्राइटेरिया?
पहली बात यह है, बार बार हम इस बात पे क्यों जाते हैं, या फिर हम खुद को मुसलमान कहना छोड़ दें। बिल्कुल। इस्लामी तालीमात के अंदर सबसे ज़्यादा जो जोर है किस बात पे है? किरदार पे, बिल्कुल, गुफ्तार पे, दूसरों के साथ हुस्ने सलूक पे। और क्या है इस्लाम? ठीक है, 63 आर्टिकल 63 आपका कहता है कि इफ अ पर्सन कन्विक्टेड अंडर मॉरल टर्पीट्यूड, बद अखलाकी या बद करदारी, अगर वो बद करदारी की बुनियाद पर उसको कोई सजा हुई है किसी भी अदालत से, तो वो डिस्क्वालीफाइड है। ये आर्टिकल 63 कहता है। अब इसी पे राय में आर्टिकल 62 कन्विक्शन की बात नहीं कर रहा। हाँ जी, बड़ी मजे की बात है। वो ये कह रहा है कि अ मेंबर, अ पर्सन इज एलिजिबल to be a member of the parliament who have an adequate knowledge of Islamic teaching and obey the obligatory duties of Islam and उसमें आगे एक और है 4 लफ्ज, abstain from the major sins, यानी कि वो गुनाह कबीरा से दूर रहता है। यानी कि वो 5 वक्त का नमाजी भी हो। नहीं, अभी आ जाते हैं इस तरफ थोड़ा सा। देखिए, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज ऑफ इस्लाम, मैं अक्सर जब मौलाना हजरात को सुना तो जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं वो फरमाते हैं कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। बिल्कुल सही है। यहीं भी हम कुछ और उलमा इकराम है उनको सुनते हैं, वो कहते हैं कलमा, नमाज, रोज़ा, हज कोई ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है आपका हुस्न सलूक, अच्छा, आपका सलूक आपकी बीवी के साथ, आपका सलूक आपके बच्चों के साथ, आपका सलूक आपके हमसायों के साथ, आपका सलूक आपके माँ बाप के साथ। ये क्या है? ये किरदार है। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेशन है कि आपका सलूक आपके लोगों के साथ कैसा है, आपके अपने लोगों के साथ कैसा है, वो तो दूर की बात भी नहीं कर रहे। फिर अगर आप नमाज पढ़ते हो तो और अच्छी बात होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, एब्सटेन फ्रॉम मेजर सिन। गुनाह कबीरा क्या है? आपने कोई इरादा कत्ल से किसी को कत्ल नहीं किया, किसी पे हमला नहीं किया। ठीक है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ठीक है, ये मेजर है ना। बिल्कुल सही, ये मेजर सिन है। आप जिना नहीं करते। ठीक है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको कोई औरत पसंद है, कोई कलमा या चलिए आप कह लें या किताब गैर मुस्लिम भी, आप उससे निकाह कर लें, शादी कर लें, कोई ममानत नहीं है। लेकिन बिना शादी के अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और आप उसको मान भी रहे हैं, वो गुनाह कबीरा में आ जाएगा। वो तो गुनाह कबीरा में आ जाएगा। सर एक चीज यहाँ पे एक चीज सवाल ये आता है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ऐसे कवानीन बना लेते हैं जो बाद में हम खुद फॉलो नहीं करते या फॉलो कर नहीं पाते। ठीक है, अब ये जो कानून है कि जनाब वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा वो गुनाह कबीरा से बचेगा और इस्लाम की बुनियादी तालीमात उसके पास होगी, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन शायद 5 से 10% भी ना हो। नहीं, ये गलत परसेप्शन। अगर हम देखें अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, बिल्कुल देख लें, तो उसके अंदर से आपके ख्याल में कितने ऐसे लोग होंगे जो गुनाह कबीरा से बचते होंगे? पहली बात ये है कि अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का असूल है, अगर आप पे इल्जाम लगता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये भी चोर है वो भी चोर है। वो तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। दूसरी बात, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मैं 2 गैर मुस्लिमों का जिक्र करता हूँ। अच्छा, क्लिंटन का क्या मसला था? उसका अफेयर था अपनी सेक्रेटरी से। उसको क्या कहेंगे? मॉरल टर्पीट्यूड। बिल्कुल। उसने क्या किया था? वो उसको सेनेट ने, बिल्कुल सेनेट ने उसको नहीं, उसने खुद इस्तीफा दिया। बिल्कुल किया। उसने कहा था कि जी मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझसे गलती हुई है, ये मेजर गुनाह हो गया मुझसे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, जना क्रिश्चियनिटी में भी हराम है। बिल्कुल ऐसे। ओके, तो उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मैं जा रहा हूँ। आपको पता है एक्स ये चीफ ने भी दिया था रिजाइन अपनी पोस्ट से। क्यों दिया था? बिकॉज ही हैव हैड अ गर्लफ्रेंड। तो उसने उसको कहीं रखा हुआ था किसी आइलैंड के ऊपर, तो जब पकड़ा गया, बात खुल गई, तो उसने भी इस्तीफा दे दिया। जी, ये हम मगरबी ममालिक में ये चीज़ देखते हैं
कि वहाँ पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो यहाँ क्यों नहीं है? कोई मिनिस्टर उससे गलती हो जाए या उसके कोई ऐसी चीज़ आ जाए। अब जिस तरह जो बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले, जी बोरिस जॉनसन, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि जनाब कोविड के दिनों में उन्होंने घर पे एक पार्टी की हुई थी, जी जबकि बाहर की दुनिया के लिए पाबंदी थी कि वो इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना वहाँ पे भी। मगर पाकिस्तान के अंदर तो ये स्कैंडल मामूली सी बात होती है। देखें, स्कैंडल होना मामूली बात है, स्कैंडल के ऊपर हम बात ही नहीं करते। स्कैंडल के ऊपर आज तक हमने कभी कोई किसी के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं की, बिकॉज हमारा नस्बोलैन है, रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ, कानून की और आइन की अलम्बरदारी। ठीक हो गया। हमने जब भी काम किया है ठोस शहादत पे किया है। कानून शहादत ये कहता है कि जब एक बंदे ने मान लिया है तो प्रूव करने की जरूरत नहीं रही। बिल्कुल सही। ठीक है, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू प्रूव। भाई आपने खुद ही माना है, मैंने थोड़ी कहा आपको क्या मान लो, आपने माना है तो मैं ये कर रहा हूँ। अब फैसल वाडा का जो हमें एक कंक्रीट एविडेंस थी कि उनकी जो नेशनैलिटी है वो इंटैक्ट है, वो भी रिवोक नहीं हुई, तो तब हमने किया था। वो आपके सामने रिजल्ट, इनका भी कर रहे हैं। तो ये अगर हमारी कौन सा कोई दुश्मनी है, कोई लेना देना है, कोई शरीका बरादरी नहीं, वो तो जानता नहीं मिला भी नहीं। अगर 2023-24 या उससे पहले उनकी जो कोई एसेट स्टेटमेंट ऑफ एसेट आई है और ये सारी चीज़ें शिफाफ हैं तो वो असेंबली में बैठे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब तक साबित नहीं होता तब तक हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल वो देते रहेंगे। जबकि हमें खैर ये एक अलग चैप्टर है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ साबित करना जो है वो कितना मुश्किल है। साबित देखे ना, 2 वज़ीर आज़म के ऊपर साबित हुई है ना, खान साहब के साबित नहीं हुई, नवाज शरीफ पे साबित नहीं हुई, बिल्कुल आप फैसल वाडा पे साबित नहीं हुई, आप उसका अब्बासी क्या नाम है पूरा, उनके ऊपर साबित नहीं हुई। उससे पहले एक मैडम थी और जिनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी थी, वो भी साबित हुई थी। नहीं, साबित होती हैं 6 से 7 MNA MPA, मगर ये सारी साबित होती है कि जहाँ पे उन्होंने अपनी जो नॉमिनेशन पेपर है उसके अंदर कोई मिसस्टेटमेंट की हुई है, ज़ाहिर है वो जो मॉरल, जो गैर अखलाकी हरकत की और गुनाह कबीरा की बात करें उसके ऊपर तो कभी जो FIR हुई है इसमें भी तो अखलाकी है ना, जुर्म है कि आपने किसी को धमकी दी, किसी की वीडियो लीक कर दी, वीडियो पिक्चर, तो ये भी तो अखलाकियात में आ रहा है ना। तो अगर इसमें कन्विक्शन हो जाती हाँ तो फिर तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। जी बिल्कुल सही। जी नाजरीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी एडवोकेट मियाँ आसिफ महमूद साहब की इलेक्शन लॉज के हवाले से, और ख़ास तौर पे आर्टिकल 62 और 63 जो कि आइन का आर्टिकल है, और लोगों के जहनों में अक्सर ये चीज़ कन्फ्यूजन बिठा देता है कि जनाब ये कानून जो है क्या हम डिमांड कर रहे हैं, किस तरह का स्टैंडर्ड हम डिमांड कर रहे हैं अपने मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट से। काश ऐसा होता कि हम अपने कानून को एन उस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते अपने मुल्क के अंदर जो किताबों के अंदर लिखे हुए हैं। अगर इसी तरह के पार्लियामेंटेरियंस जो कि इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं अगर हमारे पार्लियामान के अंदर बैठे होते, तो यहाँ से जो कानून बनते हैं वो कानून भी शफाफ कानून बनते। यहाँ से जो लोगों के लिए असूल मुतय्यन किए जाते हैं वो असूल भी अच्छे मुतय्यन किए जाते, और हमें इस मुल्क के अंदर इंसाफ नज़र आता, रूल ऑफ लॉ नज़र आता है। क्योंकि कुरान भी और जो मोरालिटी है वो भी ये कहती है कि सबसे ऊपर इंसाफ है। जब लोगों को इंसाफ मिलता है तो उस माशरे के मसाइल भी ख़त्म हो जाते हैं। भूख का मसला, इकॉनमी का मसला, ये सब मसाइल जो है ये नाइंसाफ़ियों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अगले प्रोग्राम का वेट करें नाजरीन, लॉ एंड ऑर्डर का, जिसमें हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा पेश होंगे या किसी नए गेस्ट के सामने को आपके सामने लेके आएंगे। अपने होस्ट हमाद सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।